नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर सिक्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज सुपर सिक्स में बात होगी लापता लेडीज की। ग्वालियर बीएसएफ अकादमी से गायब हुई 2 लेडी कांस्टेबल मिल चुकी हैं। आखिर ये क्यों हुई थी लापता, ये जानेंगे। बताएंगे कहां टंकी हुई धड़ाम और मचा कोहराम। बताएंगे बिजली बिल वसूलने का अनोखा तरीका। बारिश ने नेपाल में कैसे मचाई तबाही, ये भी जानेंगे। बात अनोखी शादी की भी करेंगे। स्टंटबाजी का शौक क्यों नहीं है खौफ, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इंदौर से आ रही बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। इंदौर में नाइट कल्चर अब बंद होने जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने निर्देश दिए थे रिव्यू के, और रिव्यू करने के बाद अब जो है यह फैसला बड़ा लिया गया है। रात्रिकालीन बाजार खोलने का आदेश निरस्त हो चुका है। दुकानें खोले जाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया। जून 2024 में मोहन सरकार ने नाइट कल्चर को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के बड़े शहरों में नाइट कल्चर लागू करने का फैसला लिया था। लेकिन अब सरकार इंदौर में लागू इस कल्चर को बंद करने की तैयारी में है। सरकार ने ये नाइट कल्चर व्यापार में बढ़ोतरी, खरीदी, लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू किया था। सीएम मोहन यादव की मंशा के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए रात में बाजार और दुकानें खोले जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कुछ सीमित स्थानों पर जैसे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और इसके आसपास तक लागू किया जाएगा, और इसके संशोधित आदेश भी जारी किए जाएंगे। बता दें आपको, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सीएम यादव की इंदौर के विधायकों के साथ। विधायकों ने नाइट कल्चर बंद करने की मांग की थी। विधायक उषा ठाकुर, मालिनी गौड़ ने यह मांग की थी, और कैलाश विजयवर्गीय ने भी मांग की थी। लंबे वक्त से विजयवर्गीय ये मुद्दा उठाते भी रहे हैं, नशे का मुद्दा उठाते रहे हैं। इंदौर के युवाओं को ड्रग नाइट कल्चर ने बिगाड़ा है, ये भी उन्होंने कहा था। देर रात तक खुले रहते थे, और बार और पब नाइट कल्चर के दौरान कई जगह मारपीट भी हुई थी। महत्वपूर्ण निर्देश जो नाइट कल्चर है, जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर बीआरटीएस के संबंध में जो एक आदेश निकला था, जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज किए जाने की ज़रूरत है। और जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं, केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए, उसकी समीक्षा करी जाए, जिस संबंध में सभी से बातचीत करके एक संशोधित आदेश निकाला जाएगा। और अब बात करेंगे ग्वालियर की बीएसएफ अकादमी से लापता 2 लेडी कांस्टेबल मिल चुकी हैं, जिनकी तलाश में पुलिस गली गली घूम रही थी। वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिली हैं। आखिर क्यों गायब हुई थी ये लेडी कांस्टेबल? उन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अभी इनको कलकत्ता में ट्रेस किया है, और दोनों जो गुम बीएसएफ की जो ट्रेनी कांस्टेबल थी, उनको अभी हमने बीएसएफ में हैंडओवर किया है। और हमारी जो पुलिस की टीम है, उन्होंने स्टेटमेंट भी नोट किए हैं। जो अग्रिम कार्रवाई है वो बीएसएफ की जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, उनके द्वारा भी की जा रही है, और संभवतः उनको जल्दी यहाँ जो टेकन वो हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। आकांक्षा के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस का कहना है ये अपहरण का मामला नहीं है। दोनों लेडी कांस्टेबल रजामंदी से साथ गई थी। जो भी फुटेज आए थे और जो प्रारंभिक स्टेटमेंट लिए गए, उस पर से रजामंदी से दोनों साथ में यहाँ से गई थी, और उनके बीच कुछ इस तरह की बात अभी तक सामने नहीं आई। फिर भी जो विवेचना हमको जब मिलेगी और उसमें जो तथ्य आएंगे, उनको जल्दी
लापता लेडी कांस्टेबल का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ये दोनों साथ दिख रही हैं। हालांकि अब ये दोनों मिल गई हैं और बीएसएफ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। दुनिया भर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धराशायी करने के वीडियो आपने देखे होंगे। बिना किसी खतरे के इमारतें जमींदोज कर दी जाती हैं, लेकिन मुरैना और बिलासपुर में पानी की टंकी तोड़ने के दौरान कोहराम मच गया। टंकी धड़ाम कर और अब बात बिजली बिल वसूलने के अनोखे तरीके की। बैतूल में बकायेदारों से बिल वसूलने के लिए उनके नाम बैनर पर छाप दिए गए। शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर लगा दिए गए। देखिए। चौक चौराहों पर लगे ये पोस्टर किसी सरकारी योजना की जानकारी नहीं दे रहे। ये पोस्टर उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने बिजली की खपत तो खूब की, लेकिन बिल भरना जरूरी नहीं समझा। बिजली विभाग ने इनको कई बार कहा, लेकिन इनके कान पर जूं तक न रेंगी। ऐसे लोगों से बिजली का बिल वसूलने के लिए बैतूल में बिजली विभाग ने अनूठा तरीका अपनाया। बकायेदारों के नाम और पते बकाया राशि के साथ बड़े बड़े बैनर पोस्टर पर छपवा दिए गए। बस स्टैंड से लेकर चौक चौराहों तक ये बैनर लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब बकायेदारों ने बिजली बिल जमा नहीं किया तो मजबूरी में उन्हें कदम उठाना पड़ा। सभी जगहों पे निर्देश है कि जो बड़े बकायेदार है वितरण केंद्र में, उनके नाम पब्लिक करना है। जो नियमित रूप से भुगतान नहीं कर रहे, उन्हीं के नाम सूची हमने पब्लिक करी है। आज कौन से लगाई और कहाँ लगाया? ये अपना बस स्टैंड पे लगाए हैं। मतलब जो शहर में जो सबसे 10 बड़े बकायेदार है बैतूल शहर जोन 2 में, उन्हीं के नाम पे। बिजली बिल वसूलने के इस तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बकायेदारों में उन लोगों के नाम भी छाप दिए गए जो बिजली बिल जमा कर चुके हैं। लोग इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ एक जो शख्स यहाँ मौजूद हैं, इनका नाम इस सूची में लिखा हुआ है और इनका ये कहना है कि इनका नाम गलत तरीके से बिजली विभाग ने लिखा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी पारेख। क्यों ये गलत है? आप क्यों गलत मानते हैं? पिछले महीने का मेरा बिल आया था 13,500 का। इनका वसूली करने वाला बंदा आया, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा था 13,500, वो हुआ नहीं। किसी कारण से सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम थी। मैंने इसको कैश 9,500 रुपये दिए, जिसकी रसीद मेरे पास अवेलेबल है। इनने कहा कि बाकी के पैसे अगले बिल में जुड़ के आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मैं टेंशन फ्री हो गया। अभी इस महीने का बिल आया मेरे को 14,500 रुपये का, जो मैं अभी इनको भर चुका हूँ। उसके बाद भी ये सूची लगाई है? नहीं, बिल आज भरा, सूची कल लगाई है इन्होंने। अच्छा, तो इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? एमपीबी की। अच्छा, तो उनको पता नहीं था कि आप बिल दे चुके हैं? वो बोलते सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हुआ, यानी बिना जांच किए आपका नाम लगा दिया? जी जी। आप देख सकते हैं कि जो बकायादार जिनका नाम लिखा हुआ, उनका कहना है कि दोनों महीनों का बिल, वो पिछले माह का भी और इस माह का भी बिल अदा कर चुके हैं, लेकिन
विभाग ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर में इनका नाम अपडेट नहीं हुआ, यानी कि इनकी कोई इसमें गलती वैसे तो नहीं मानी जाएगी। बिजली विभाग ने क्या सोच करके नाम लिखे हैं ये देखना जरूरी है। बैतूल शहर के कांग्रेस नेता के भाई का नाम भी बकायेदारों में दर्शाया गया है, जबकि उनका कहना है कि जिस कॉलोनी का बिल उनके नाम पर बकाया बताया गया है, उस कॉलोनी को 5 साल पहले ही सोसाइटी को वो हैंडओवर कर चुके हैं। सर ये जो कॉलोनी है हमने 5 साल पहले ही नगर पालिका को हैंडओवर कर दी थी। अब ये कॉलोनी में क्या सोसाइटी बनने वाली है, अब इनका और नगर पालिका का क्या आपसी मैटर कि एमपीवी का क्या मैटर है हमें कुछ भी नहीं मालूम सब। पर जो हमारा नाम जो लिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत तरीके से लिया जा रहा है। ये क्या करें, इससे हमारी बदनामी होंगी, इसमें ये हमारे को बदनाम करने के लिए हमारा नाम लिया जा रहा है। बिजली बिल वसूलने का ये तरीका अनोखा है। शायद अब बकायेदार बिजली बिल जमा कर दें, लेकिन बिजली विभाग पर आरोप भी लग रहे हैं कि बिजली बिल जमा कर चुके लोगों के नाम छाप दिए गए। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। नेपाल में खराब मौसम के चलते बहुत बड़ा हादसा सामने आया। यहां नारायण घाट मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद 2 बसें पानी में समा गईं। 63 यात्री लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। बसों में यूपी के नागरिक भी शामिल थे। हादसे के बाद यूपी के राहत आयुक्त ने श्रावस्ती जिले के एडीएम को नेपाल सरकार से तालमेल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही राहत आयुक्त ने महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञों को मौके पर जाकर हालातों का जायजा लेने के निर्देश भी दिए हैं। आधे हिंदुस्तान में जहां बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी हालत बेहद खराब है। खराब मौसम के बीच नेपाल में बड़ा हादसा सामने आया। यहां यात्रियों से भरी एक नहीं बल्कि 2 बसेस नदी में गिर गईं, जिसके बाद तो चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों बसेस ने जल समाधि ले ली। बसों का नामो निशान तक नहीं मिला। ये हाल ही में आई उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीरें हैं, जब पहाड़ दरक गए और हर तरफ धूल का गुबार फैल गया। ठीक इसी तरह नेपाल में पहाड़ खिसका, भूस्खलन हुआ और बसें उसकी चपेट में आ गईं। मंजर कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना पोखरा के नारायण घाट मुंगलिंग मार्ग पर हुई है। दोनों में से एक बस पीरगंज से काठमांडू जा रही थी, तो वहीं दूसरी काठमांडू से गौर। मौसम खराब था, बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। इतने में अचानक पहाड़ में हलचल हुई और जबरदस्त भूस्खलन हो गया। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, लैंडस्लाइड के बाद मलबा आया और उसमें दोनों बसें बहते हुए त्रिशूला नदी में जा गिरी। कहा जा रहा है कि 3 यात्रियों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। कुछ यात्रियों की मौत की भी खबर आई है। 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन यात्रियों में कुछ भारतीय भी थे। कहा जा रहा है कि नदी में गिरने के बाद से दोनों बसें तेज बहाव की वजह से बह गईं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्रिशूला नदी के आसपास के लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। कई लोग अपनों की तलाश में वहां पहुंचे, इस उम्मीद में कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ निराशा बढ़ती जा रही थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी रेस्क्यू टीम की मदद के लिए आगे आई। पुलिस के मुताबिक हादसे की जानकारी उन्हें बस में सवार कुछ यात्रियों से मिली। जब बस नदी में गिर रही थी तो इन लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई। नेपाल पुलिस के साथ सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसे में 60 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। संबंधित एजेंसीज को यात्रियों की खोजबीन के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह आधे हिंदुस्तान में जबरदस्त बारिश हो रही है, उसी तरह नेपाल में भी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। कहा जा रहा है कि सड़क विभाग ने नारायण घाट काठमांडू सड़क मार्ग को 2 हफ्ते के लिए बंद किया था, लेकिन इसके बावजूद भी यातायात सेवा बहाल है। ज्यादा बारिश होने की वजह से नेपाल में जगह जगह लैंडस्लाइड अब आम हो गया है, जिससे कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। भूस्खलन से कई जगहों पर सड़कें गायब हैं। इस बीच काठमांडू से भरतपुर तक की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है।
बरसात का मौसम नेपाल के लोगों के लिए काल बनकर आया है। कहा जा रहा है कि अभी तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 120 से ज्यादा मकान बारिश की चपेट में आने से ढह गए। कुदरत की मार से नेपाल में बड़ा हादसा पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन जिंदगी दोबारा मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं, जिनका एक नया मैसेज सामने आया। उन्होंने अपनी सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई है। 8 दिन के मिशन पर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी। लेकिन उनकी वापसी में भारी दिक्कत सामने आ रही है। पूरी दुनिया उनकी धरती पर सुरक्षित वापसी की कामना कर रही है, लेकिन अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला है जिससे उनकी वापसी हो पाए। इसी बीच अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम्स का मैसेज सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी वापसी की बात कही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा और वो वापसी करेंगी। I have a real good feeling in my heart that the spacecraft will bring us home, no problem. I feel confident that if we had to, if there was a problem with the International Space Station, we can get in our spacecraft and we can undock, talk to our team, and figure out the best way to come home. फिलहाल सुनीता और बुच विल्मोर दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस स्टेशन पर शोध कार्य कर रहे हैं। स्टेशन के मेंटेनेंस को भी देखा जा रहा है। सुनीता का ये भी कहना है कि वो स्पेस स्टेशन के क्रू के साथ कई तरह के कामों में व्यस्त हैं। सुनीता ने बताया कि वो एक हफ्ते पहले स्टारलाइन कैप्सूल में भी गई थी, ताकि उसके कंट्रोल को फिर से जांच सकें। ग्राउंड स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारा काम किया गया था। इसी स्टारलाइन यान में वो सवार होकर स्पेस स्टेशन पहुंची थी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 5 जून को दोनों ने नासा के नए स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर से स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। स्टार लाइनर में आई तकनीकी खराबी के चलते ये यात्रा लंबी खिंचती जा रही है। स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन के नजदीक तक ऑटोमेटिक मोड में पहुंचा था। लेकिन डॉकिंग से ठीक पहले थ्रस्टर्स में दिक्कत आई। सुनीता के मुताबिक इसीलिए इसे मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ा। विल्मोर का कहना है कि थ्रस्टर्स, कंट्रोल और यान की क्षमता कमजोर हुई थी। यान को संभालने में भी दिक्कत आ रही थी। उम्मीद है कि स्टार लाइनर कैप्सूल की दिक्कत जल्द खत्म करके दोनों को वापस लाया जाएगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी नासा की तरफ से कोई संतोषजनक जानकारी सामने नहीं है, जिससे समस्या दूर नहीं हो पा रही है। अब इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द स्टार लाइनर यान की तकनीकी दिक्कत दूर हो और सुनीता सुरक्षित घर आएं। राह में अड़चन जरूर है, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। बता दें आपको 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पीएम मोदी ने इसी पर पोस्ट भी किया है। आपातकाल कांग्रेस राज का काला दौर ये था। लोग याद रखें, संविधान कुचला गया था, कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी। ये पीएम ने लिखा है, आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दौर था। ये दिवस हमें संविधान को कुचलना याद दिलाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यानी कि आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया है। अब 25 जून 1975 को जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इसी पर ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई।
लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी सीट से हार का सामना करने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। सरकारी आवास खाली करने के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके बचाव में ट्वीट किया और राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के लिए किए अपने ट्वीट में लिखा, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। मंत्रियों के पास 11 जुलाई तक बंगला खाली करने का समय था। इस बाबत उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। और इसी के साथ ही सुपर 6 में आज के लिए इतना ही। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।